हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हू शियाओ जब अपने रूम में आया तो अनिंग उसके रूम में खड़ी थी और वो इसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो या उससे कंटिन्यू रखना चाहती हो जो बाहर हम पूरा नहीं कर पाए। अनिंग ने उसे सवाल पूछा कि मेरी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट अनिंग के साथ मैच कैसे कर गई, और वो बोला कि जब किसी के पास पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, अगर पैसा लगाओ तो कुछ भी हो सकता है। जो सुनकर अनिंग उस पर चाकू तानते हुए कहती है कि इसका मतलब तुमने डीएनए टेस्ट के साथ छेड़छाड़ी की है, लेकिन क्यों की, तुम हो कौन और मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। हू शियाओ उसका हाथ पकड़कर सोफा तक ले आया था और कहने लगा कि जो मैं करता हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन किसी को भी नहीं देता, जिस पर जे बोली कि ठीक है फिर मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगी, जिस पर इसने जवाब दिया कि तुम्हारा चाकू के साथ मुझे थैंक यू कहने वाला तरीका पसंद नहीं आया, और वो बोली कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं नहीं दे सकती, फिर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद हू शियाओ अपने फोन में उसकी पिक्चर को देखने लगा और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। बेइची उसे पूछ रहा था कि क्या आपने पहले ही पता लगा लिया कि याओनिंग और अनिंग दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं, यानी कि याओनिंग का डीएनए टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा। अगर वो सच में याओनिंग ही है तो हम उसे पकड़कर उस यूएसबी का पासवर्ड ले क्यों नहीं लेते। आपको पता तो है कि सोंगपा उसे हर हाल में मारना चाहता है। इस पर हू शियाओ बोला कि अभी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, और मेरे होते क्या उससे पहले भी कुछ हो पाया जो अभी भी होगा। इस पर बेइची ने दोबारा सवाल पूछा कि वैसे आपने कभी भी किसी की इस तरह से हेल्प नहीं की जो आप इस लड़की की कर रहे हो। हू शियाओ उसका जवाब देने के बजाय उसे यहाँ से जाकर अपना काम करने के लिए कह देता है, और प्रेजेंट में वो अभी भी उसकी पिक्चर को देख रहा था। नेक्स्ट सीन में अनिंग की जब आंख खुली तो तीजा उसके करीब बैठा हुआ था और उसे कहने लगा कि आज मैं तुम्हें बता कर रहूंगा कि मैं बेहतर हूँ या फिर वो हू शियाओ, जबकि उल्टा अनिंग ही उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आई थी और कहने लगी कि तुम्हें इतनी भी हिम्मत है कि तुम मुझे ये बता सको कि बेहतर कौन है। तभी गाउजी ने डोर नॉक करते हुए कहा कि यंग मास्टर बाहर फनी आई है, जो सुनकर इधर अनिंग कहने लगी कि उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि वो वापस आए, कहो गाउजी से कि उसे यहाँ से दफा होने के लिए कह दे। उसके कहने पर तीजा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, पर गाउजी बोला कि वो कह रही है कि वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। नेक्स्ट सीन में इस बात को लेकर सभी बहुत ज्यादा खुश थे और फनी को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, जबकि चाओ चाओ बोली कि ये लड़की तो हमारी फैमिली को वारिस दे नहीं पाई, चलो शुक्र है ये काम फनी ने कर दिया। जबकि फनी अनिंग से कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम इस बात को लेकर मुझसे जेलस हो रही होगी, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकलवाऊंगी। अनिंग बोली कि मेरी फिक्र करने के बजाय तुम अपनी फिक्र करो, आखिर तुम्हें इतनी प्यारी सी सासू माँ और इतना अच्छा लड़का मिल गया है। जिस पर तीजा भी उसे कहने लगा कि क्या अब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं अच्छा लड़का हूँ, लेकिन खैर अब तुम रिग्रेट ही करती रहना। इधर चाओ चाओ ने फनी के पाँव धुलाने के लिए गाउजी को गर्म पानी लाने के लिए कहा, जबकि फनी कहने लगी कि मैं चाहती हूँ मेरे पाँव अनिंग धुलाए, ऐसे हम दोनों के बीच में बहनों वाला प्यार बढ़ेगा ना, और ये सर्वेंट्स भी हमारे बारे में बुरा भला नहीं कहेंगे। अनिंग को तो सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर चाओ चाओ उसे कहने लगी कि हमारे आने वाले वारिस के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। पानी आ जाने पर फनी उसे उठाते हुए कहने लगी कि चलो मैं तुम्हारे पाँव धुला देती हूँ, और फिर जानबूझकर उसके ऊपर वो पानी गिराने लगती है। तब तक बीच में हू शियाओ पहुँच आया, वो गर्म पानी उसके ऊपर गिर जाता है। वो अनिंग से पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना, और फिर फनी से कहता है कि अब तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसलिए बेहतर होगा कि थोड़े से अच्छे काम कर लो। वो बोली कि माफ करना मेरा पाँव स्लिप हो गया था अनिंग, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ तो इसके फादर को हर वक्त मेरे पास रहना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम वो मास्टर बेडरूम मुझे दे दो। अनिंग ने जवाब दिया कि तुम जहाँ और जैसे रहना चाहती हो शौक से रहो। दिल ही दिल में कहने लगी कि अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी पता ना लगवानी होती तो कब का यहाँ से जा चुकी होती। नेक्स्ट सीन में हू शियाओ पानी की वजह से जली हुई जगह पर मेडिसिन लगा रहा था। अनिंग को आते हुए देखकर वो उठने लगा था, जबकि अनिंग कहने लगी कि लाओ मैं लगा देती हूँ। उसने मना भी किया, पर अनिंग जबरदस्ती लगाने लगी और उसे कहती है कि तुम बहुत केयरलेस हो, और वो बोला कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी थोड़ी बहुत फिक्र है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि मैं एक मैरिड वुमेन हूँ। तुम्हारे जख्म पर मरहम भी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये तुम्हें मेरी वजह से आया। हू शियाओ बोला कि कोई बात नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मानो, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी मेमोरी चली गई है तो कोई बात नहीं, ना ज्यादा सोचने की जरूरत है और ना दिमाग पर जोर डालने की, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिंग ये सुनकर इमोशनल हो गई और कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट वो फनी के पास आकर उसे यकीन दिलाने लगी कि मैंने बाद में बहुत सोचा, मुझे भी यही लगता है कि हमें बहनों की तरह रहना चाहिए,
आखिर हम एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी तो है, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब केयर के नाम पर वो फनी को ज्यादा सा खाना खिला रही होती है, इवन के वो एक्सरसाइजेस करवा रही होती है जो एक्चुअल में तो उसके लिए बेनिफिशियल थी, लेकिन फनी उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। रोज उसे सुबह सुबह उठा देती जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हेल्थी था। फनी उसकी इन हरकतों से अब तंग आ चुकी थी, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती। खैर जैसे ही उसे टीचा के साथ रोमांस करने का मौका मिला तो उसे कह देती है कि तुम अनिन को डाइवोर्स देकर घर से निकाल क्यों नहीं देते, उसने मुझे तंग कर दिया है, मुझे तो लगता है कि वो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी। जिस पर तीजा बोला कि अभी सही टाइम नहीं आया और उसके पास शेयर्स भी तो हैं, डैड इसके लिए कभी भी नहीं मानेंगे। वैसे एक बात बताओ, तुमने तो कहा कि तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो, लेकिन तब तो मैं अब्रॉड में था। फनी ने फौरन से बात बदल दी कि वो तो सिर्फ एक अंदाजा था, अब इस टॉपिक को छोड़ भी दो। तभी अनिन को आते हुए देखकर उसने जानबूझकर तीजा के साथ रोमांस करना शुरू कर दिया कि तुम खुद सोचो, क्या अनिन तुम्हें वो सब कुछ दे सकती है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। दोनों मिलकर अनिन को बुरा भला कह रहे थे, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो इन दोनों की वीडियो बनाना शुरू कर देती है और कहने लगी कि क्या पता मैं इसे कभी अपने लिए यूज कर पाऊँ। लेकिन फनी ने उसे जवाब दिया कि तुम इसको खुद के लिए यूज भी कैसे करोगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, सब लोग तो तुम्हें यही कहेंगे ना जो तुम नहीं कर पाई, वो फनी ने कर दिखाया। तभी वहाँ पर चाव चाव आ गई और उन दोनों को साथ देकर तीचा को मारना शुरू कर दिया कि बेशर्म इंसान, फनी प्रेग्नेंट है और तुम इसके साथ रोमांस लड़ा रहे हो। आफ्टर दैट फनी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं प्रेगनेंसी का यूज करके इस घर में जगह बनाना चाहती हूँ और ये लड़की अनिंग बार बार मेरे रास्ते में आ जाती है। साथ ही उसने धक्का देकर चाव चाव को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और शोर मचाकर सबको बुलाने लगी कि देखो ना, अनिंग ने आंटी को नीचे गिरा दिया है। जैसे ही सब लोग आए तो वो अनिंग को बुरा समझ रहे थे और उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत भी नहीं था। फनी सबके सामने बैठकर भी अनिंग को बुरा भला कह रही थी कि अगर तुम मुझसे जेलस होती हो तो मुझे नुकसान पहुंचाती ना, आंटी को इस तरह गिराने की क्या जरूरत थी। अनिंग ने जवाब दिया कि तुम्हारा हर एक लफ्ज झूठा है। दोनों के बीच में बहस छिड़ गई। सोंगपा ऊंची आवाज में कहने लगे कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुमने अपनी सासू माँ को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी और तुमने जो किया है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो गाउजी को इसे मारने के लिए कहता है। हमेशा की तरह आज भी बीच में होशियार पहुंच आया था, कहने लगा कि मेरे पास इसकी बेगुनाही का सबूत है और फिर सबको स्क्रीन पर वो वीडियो दिखाने लगा जिसमें साफ साफ नजर आया कि फनी ने चाव चाव को धक्का दिया था, लेकिन फिर भी वो नाटक करते हुए कहने लगी कि नहीं, ये एडिटिंग है, इनकी बातों पर यकीन मत करो। पीछे से चाव चाव आते हुए बोली कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, फनी को दोष देने की जरूरत नहीं, हमारे लिए ये बच्चा सबसे पहले मैटर करता है। फनी ने भी जल्दी जल्दी उससे माफी मांग ली कि असल में मेरा पाँव स्लिप हो गया था। और इधर अनिन कहने लगी जब आपको खुद ही अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं तो फिर आप ये सब कुछ डिजर्व करती है। अपने रूम में आने के बाद उसे सोंगपा की शर्ट का एक बटन मिला जो देखकर वो सोचने लगी कि ये शर्ट तो पहले फनी ने पहन रखी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि असल अफेयर उन दोनों के बीच में चल रहा है। यहाँ होशिया उसके मुँह पर हाथ रखते हुए उसे अपने साथ छुपाने के लिए कबर्ड में ले गया, क्योंकि वहाँ पर तीचा और फनी आ गए थे जो मॉम से चुपकर कुछ रोमांस करना चाह रहे होते हैं। टीचर रूम में एक सेंस लगाकर फनी के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है, पर उसी सेंस की स्मेल इतनी ज्यादा तेज थी कि उसका असर कबर्ड में अनिन और होशिया पर भी होने लगा था। खुद पर कंट्रोल ना करते हुए वो अनिन को किस करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को रोककर उसे माफी मांगी कि मैं स्मेल की वजह से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। खैर कुछ ही देर में फनी और तीचा का रोमांस खत्म हो गया था तो वो दोनों रूम से चले जाते हैं और तभी ये दोनों वहाँ से बाहर निकले। नेक्स्ट सीन में अनिंग ने अपने शक के बारे में होशिया को बता दिया था कि वो कहती तो है कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके पेट को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे 4 या 5 महीने हो गए हो। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जिस पर होशिया भी राजी हो गया था। और नेक्स्ट सीन में अनिंग सोंगपा के रूम में आती है। यहाँ उसने जल्दी जल्दी कैमरा फिक्स कर दिया। तभी सोंगपा अपने रूम में आ रहा होता है। टाइम रहती ही होशिया ने उनको रोक लिया कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, वो भी अनिंग के बारे में। इस तरह वो होशियाओं के साथ चला गया और इधर अनिंग सेफली रूम से बाहर आ गई। बाहर उसको अकेले देखकर तीचा उसके पास आते हुए कहता है कि अगर अभी भी तुम मेरी अच्छी बीवी बनने के लिए राजी हो जाओ तो मैं फनी को छोड़ दूंगा, इवन के तुम उसके बच्चे की माँ भी बन जाना। अनिंग उसे बातें सुनाते हुए उसकी इस घटिया सोच पर लानत भेजती है, कहने लगी कि तुम दोनों एक जैसे हो इसलिए एक दूसरे को डिजर्व करते हो। फिर वहाँ से जाने लगी। अब वो होशियाओं के बारे में और फैमिली में जो मैस मचा हुआ है उस सब के बारे में सोच रही होती है। उसे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, इस सब से बाहर कैसे निकलूं। तभी होशियाओं को सामने से आते हुए देखकर ये फौरन से अपना रास्ता बदलते हुए वहां से जाने लगी, जबकि उसने इसे पकड़ लिया था और पूछने लगा कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, यकीनन तुम मुझसे कुछ छुपा रही होगी। इस पर अनिंग ने उसे जवाब दिया कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, बस तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी दिन तुम्हें पता चला कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो तो क्या फिर भी तुम मुझे ऐसा ही ट्रीट करोगे। ये सुनकर होशियाओं को तो शॉक लगा कि इसे कुछ याद आ गया है
क्या, और वो बोली कि अगर तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। जो कहकर वो चली गई। दूसरी तरफ फनी को डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज की वजह से आपके मिसकैरेज के हाई चांसेस हैं। फनी अब क्या ही कर सकती थी, डॉक्टर को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे दे दिए और दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब जब ये बच्चा मरने ही वाला है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। नेक्स्ट सीन में वो अनिन को अपने पास बुलाकर जानबूझकर उसके कैरेक्टर को लेकर उसे बहुत बुरा भला कह रही थी ताकि वो मुझ पर वार करे, लेकिन अनिन उसकी चालों को बहुत अच्छे से जानती थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करती, कहने लगी कि जो मर्जी कहो और फिर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फनी ने जानबूझकर खुद को नीचे गिरा दिया और फिर रोते हुए ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर सबको बुलाने लगी कि इस अनिन ने मुझे धक्का दे दिया है, इसकी वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया गया जहाँ फनी का मिसकैरेज हो गया था। वो सबके सामने ड्रामा कर रही होती है कि इस बच्चे की जाने की वजह से उसे कितना ज्यादा दुख है। अनिन बोली कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे बुरा साबित करने के लिए तुम अपना बच्चा गंवाने के लिए भी तैयार हो जाओगी। फनी ने नाटक को बढ़ाने के लिए अपना सर बेड पर मारना शुरू कर दिया कि भला मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगी, ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है, एक तो इसकी वजह से मेरा बच्चा चला गया। फनी की हालत देखकर अब चाओ चाओ ने भी अनिन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और इवन के उसे मारने के लिए आगे आ जाती है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी होशिया उसे बचाने के लिए बीच में आ गया था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।